इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। नून लीग की फेवर में बेसिकली ये फैसला आया है। समी इब्राहिम साहब के ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगा दी है या उनके प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगा दी है और यहाँ तक के चंद सहाफियों ने भी एक्चुअली इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया। एक और हीरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फयाजुल हसन चौहान, तनकीद करनी थी शहबाज शरीफ पे, अब उसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो चलें ये लफ्ज ये मसाला इसके अंदर बीच में डालेंगे ना तो फिर बात बनेगी। मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि हमारी यंग जनरेशन ऐसे लोगों से दूर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 7-8 मुख्तलिफ खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है और काफ़ी इवेंटफुल दिन था आज का, काफ़ी हैपनिंग्स हुई हैं आज और एक एक करके आपके साथ ये सारी खबरें शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। और वो ख़बर क्या है जनाब? वो ख़बर ये है कि बिजली की कीमतों के अंदर एक बहुत बड़ा जंप आया है और वो जंप जो है वो 7 रुपये और 91 पैसे का है, तकरीबन 8 रुपये आप समझ लीजिए। नेपरा की जानिब से आज ये नई कीमत जो है वो अप्रूव कर दी गई है। अब मुझे याद नहीं पड़ता, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना बड़ा जंप आज तक कभी बिजली की कीमतों के अंदर आया हो। और इसके बाद ये जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, 16 रुपये 91 पैसे का आपको फ़ी यूनिट पड़ता था और अब इसकी कीमत बढ़ के 24 रुपये 82 पैसे हो जाएगी, यानी 25 रुपये का एक यूनिट आपको पड़ेगा। बिजली पहले ही नहीं आ रही, लोड शेडिंग की वजह से वैसे ही लोग परेशान हैं, अब ये कीमत इसकी जो है वो 25 रुपये तक चली गई है। अब ज़हन में रखिएगा कि बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है और ज़ाहिर बात है जो प्रोडक्ट अगर बनेगी पाकिस्तान के अंदर उसकी कॉस्ट के भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कॉस्ट इंक्रीज़ होती है तो हर चीज़ की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जो पेट्रोल की कीमत अभी 30 रुपये बढ़ी थी और मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, तो यहाँ पे भी अब यही सूरत हाल है कि बहुत बड़ा तूफ़ान अब महंगाई का आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में आपको आएगा। और इसकी वजह से जो मौजूदा वज़ीर आज़म और मेरे कायद हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको बहुत मुश्किलात होनी है, सियासी तौर पर उनको बड़ी तकलीफ़ होनी है इस चीज़ की, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोगों ने इन्हीं को ब्लेम करना है कि जनाब आपका ये सारा कसूर है। लोग, मैं बार बार आपको ये बताता हूँ कि लोग जो है ना वो उसकी टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जाएंगे, उनको ये परवाह नहीं है कि जनाब आपको क्यों ये सब कुछ बढ़ाना पड़ रहा है। उन्होंने कहना है जनाब हमें ये पता है कि ये गवर्नमेंट आई है और इस गवर्नमेंट के अंदर जो है ना हमारा ये हाल हो रहा है। तो एक तो ये खबर है। दूसरी खबर वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मूडीज़ की रेटिंग आई है। मूडीज़ बेसिकली आपकी इकॉनमी के हवाले से रेटिंग करता है और उस रेटिंग के अंदर जो है वो पहले आपकी रेटिंग जो थी वो स्टेबल थी, अब उस स्टेबल से उस रेटिंग को नेगेटिव कर दिया गया है। और नेगेटिव करने की बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि आपकी जो इकॉनमी है वो इस वक्त शदीद दबाव के अंदर है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको कर्ज़े ले लेके आपकी इकॉनमी इस वक्त चल रही है और सीधा सीधा पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, किसी वक्त भी पटाखा बोल सकता है, तो उसकी वजह से आपकी इकॉनमी को जो है वो नेगेटिव रेट किया गया है। अब जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर, मैं देख रहा था उनके मुख्तलिफ लोगों को, कि वो यही कह रहे थे कि ये देखें जी इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इनका काम है। ये सिर्फ इनका काम नहीं है, ये पिछले कई महीनों से जो सिलसिला चल रहा था, इमरान खान साहब ने जिस तरह 10-10 रुपये जो कम किए थे, ये उसका भी नुकसान है जो आप इस वक्त उठा रहे हैं। तो सियासी तौर पे दोनों साइड्स इसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगी, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा परवाह इस वक्त इस रेटिंग से ज़्यादा इस बात की है कि आने वाले महीनों के अंदर आपके साथ क्या होने जा रहा है। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है। फ़िलहाल इस एरिया से एक और जो ख़बर आई है वो ये है कि जनाब इस सिलसिले में मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया कि जी चाइना से $2 अरब का जो कर्ज़ा है उसको रीफाइनेंस कर दिया गया है। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो कर्ज़ा जो बेसिकली आपने देना था, वो जो वापस करना था और उसकी किस्तें अगर ड्यू होने जा रही थी तो उसको अब दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब ये दोबारा जो है ये कर्ज़ा उसी तरह ही जो है आगे चलेगा। ये होता है, ये पहले भी होता रहा है, ये पिछली हुकूमत में भी होता रहा है। अब इस हुकूमत ने भी जो है इसको अपने लिए थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करने के लिए ये उनको एक अच्छी खबर जो है वो मिल गई है। वैसे कर्ज़े लेना तो कभी भी अच्छी खबर नहीं होती, लेकिन भाई जो इस वक्त हमारे हालात हैं वो उसके अंदर एक एक इस किस्म की खबर जहाँ से भी आपको थोड़ा सा कुशन मिल जाए उसे अच्छी खबर ही आप कंसिडर करें। उसके अलावा एक और ख़बर जो है वो आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है।
वो खबर इस तरह नहीं है कि 5 सीटें जिसमें 3 ख़वातीन की और 2 अक़लियती सीटें थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जनाब वो अब खाली हो गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा था कि जनाब इनको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं उनसे फिलअप करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अपना ये फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा है कि जनाब पहले ज़िमनी इंतखाबात होंगे जुलाई के अंदर इन 20 सीटों के ऊपर, उसके बाद जो जिस तरह जीतेगा, और हाउस के अंदर मुस्लिम लीग नून की क्या उसकी रेशो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी है, उसके मुताबिक ये डिसाइड होगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब दोनों साइड्स के इसके ऊपर आर्गूमेंट्स थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़राए से जो मेरी बात हुई थी उसमें मुझे भी ये बताया गया था कि जनाब कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आर्गूमेंट बिल्डअप कर रहे हैं उसके फेवर में जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो नून लीग के फेवर में जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसमें एक बहुत बड़ा वेट है, वो ये था कि जी ये तो 25 मुनरिफ अराकीन थे ना, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी, अक़लियती सीटें भी शामिल थी। अगर ये मिसाल के तौर पे वोट ना देते, ये 5 सीटें अगर वोट ना देती और सिर्फ 20 अफराद जो मुंतखब हुए थे सिर्फ वो वोट देते और फिर उनके ज़िमनी इंतखाबात होने होते, तो क्या ये 5 सीटें और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ ले लीजिए कि वो 20 सीटें नून लीग आके जीत जाती, तो आप क्या करते? फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कम करवाते, आप उनसे कहते जी इनको डी-सीट करें, उनको असेंबली से डी-सीट किया जाता। नहीं, आप ये कर नहीं सकते थे। उनका आर्गूमेंट ये था कि जब ये असेंबली बनती है, मिसाल के तौर पे 2018 में जब पंजाब असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, तो तब जिसको जो सीटें अलॉट होंगी ये उसके मुताबिक ही चलता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जी इतनी बड़ी तादाद में आज तक पहले कभी भी सीटें खाली नहीं हुई, 20 सीटें खाली हो गई हैं। तो 20 सीटें आज तक पहले चूँकि खाली नहीं हुई, इसलिए आगे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। जब वो हो जाएंगे उसके बाद जब उसके मुताबिक जो भी रिजल्ट आएगा तो उसके मुताबिक फिर ये 5 सीटें जो हैं ये फिल इन होंगी। तो नून लीग की फेवर में बेसिकली ये फैसला आया है। अब ऐसे मौके पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी क्रिटिसिज्म का सामना कर रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सामना कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिश की है उनके ऊपर प्रेशर डालने की, लेकिन ये फैसला नून लीग की फेवर में आया है। अब देखना ये है कि कोर्ट की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते, इस फैसले को चैलेंज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाके इस फैसले को ये चैलेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन को इस्तेमाल करती है या नहीं करती। लेकिन इसकी वजह से ये जो फैसला आया है उसमें हमजा शहबाज के लिए जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि जी हो सकता है कि मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल के उनको वोट आउट कर दें और हमजा शहबाज जो हैं वो CM ना रहें, उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रीदर आ गया है। उनके लिए अब ये जो मार्जिन है ये बढ़ गया है और फ़िलहाल वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। आगे चल के अगर कोर्ट्स की तरफ से कोई फैसला आ गया तो जारी बात है उसके अंदर पे सूरत हाल मुख्तलिफ है, या फिर जब 20 तारीख को जो फैसला जुलाई में जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं वहाँ से कितने नंबर कौन सी पार्टी लेके जाती है, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मेरे सुनने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रही है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा मेजॉरिटी के अंदर जो है वो सीटें जीतने में कामयाब हो जाए, तब हमजा शहबाज के लिए जो है एक नई मुश्किल आन खड़ी होगी। तो ये सूरत हाल थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इसके अलावा एक और ख़बर जो है उसका ताल्लुक है एंकर समी इब्राहिम साहब के हवाले से। आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, हर जगह ये सिलसिला शुरू हुआ, हर जगह बहस मुबाहिसा स्टार्ट हो गया कि जनाब समी इब्राहिम साहब के ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगा दी है या उनके प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगा दी है। और यहाँ तक कि चंद सहाफ़ियों ने भी एक्चुअली इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया कि समी इब्राहिम को जो है पैमरा ने बैन कर दिया है, क्योंकि कल इमरान खान साहब का जो उन्होंने इंटरव्यू किया था जिसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो शायद इस वजह से बैन कर दिया है। तो मैंने बैठ के पूरा वो ऑर्डर पढ़ा है पैमरा का, ये ऑर्डर मेरे पास भी है। इसके अंदर भाईजान ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, 8:19 से लेके 8:20 और 10 सेकंड, 1 मिनट और 10 सेकंड का जो क्लिप है उसे फ्लैग किया गया है। फ्लैग करने से मुराद ये है कि जनाब ये आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी प्रोग्राम में ये 1 मिनट और 10 सेकंड जो है आप दोबारा प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली मेरे ख्याल में ये वही पोर्शन है जिसमें इमरान खान साहब ने मुल्क के 3 टुकड़े होने की, डी न्यूक्लियराइज करने की, इस किस्म की बात की थी। तो ये इसलिए ये फैसला आया है। लेकिन मेरी इसमें राय ये है, मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, मेरा ख्याल में हर एक को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जो भी कहा है उनका राइट है, आप इख्तलाफ करें, 100 दफ़ा आप इख्तलाफ करें, लेकिन बोलने की आज़ादी सबको होनी चाहिए। मेरी पहले भी यही राय थी, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब पाबंदी थी तो मैंने एक पिटिशन फाइल की थी, मैं और लोगों के साथ मिलके, और मैंने भी उस वक्त ये बात की थी कि नवाज शरीफ की तकरीर को करने की उन्हें इजाज़त होनी चाहिए। और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर कभी कोई पाबंदी लगाने की बात हुई या उनसे रिलेटेड, या ये तमाम सहाफ़ी
जो इस वक्त FIRs का सामना कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, मैं आज़ादी इजहार राय के साथ हूँ। आज मरीम नवाज ने भी यही बात की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इनकी तकरीरों पे पाबंदी लगा देनी चाहिए और चैनल्स को इनको इनकी तकरीरें नहीं दिखानी चाहिए। ये कतई तौर पे गलत बात है, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। आपको इमरान खान की बातों से इख्तलाफ है, इमरान खान की बातें आपको बुरी लगती हैं, दलील के साथ जवाब दें, दलील इस्तेमाल करें, उसको काउंटर सिर्फ इसी तरीके से किया जा सकता है। ये कोई तरीका नहीं है कि इसको बंद कर दें, उस पर पाबंदी लगा दें, दिस इज़ नो वे। तो मैं इमरान खान साहब के बिल्कुल इस हक के साथ हूँ और मेरा ख्याल में इनको बोलते रहना चाहिए, इनको पूरी कवरेज भी मिलनी चाहिए, इनकी इजाज़त होनी चाहिए। वो एक सियासी पार्टी के रहनुमा हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे बहुत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं जो मेरी बातों से इख्तलाफ करते हैं, दुनिया जहान के मुग़ल्लज़ात वो बोलते रहते हैं, हर किस्म की बातें करते हैं। मैं कभी भी किसी के हक़ में नहीं हूँ कि उसको बंद कर दिया जाए या इसको बोलने ना दिया जाए। बोलें, जितना बोल सकते हैं बोलें, कोई मसला नहीं, मैं दलील से बात ही करूँगा, लेकिन आपकी जवाबंदी कभी नहीं चाहूँगा। आपके आज़ादी इजहार राय के साथ मैं खुद खड़ा हूँगा कि नहीं, आपको बोलने दें। बेशक आप मेरे पे तनकीद कर रहे हो, बेशक करें, खुल के करें, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक की अपनी राय है। 2 दिन गालियाँ देगा, 4 दिन गालियाँ देगा, 5 दिन बुरी बात करेगा। इमरान खान साहब की अगर बातें बुरी हैं तो लोग खुद ब खुद उनसे डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको जवाबंदी की कोशिश करेंगे, उनको जेल में डालने की कोशिश करेंगे बगैर किसी ठोस बात के, तो माजरत के साथ आप उनको सिर्फ और सिर्फ हीरो बनाएंगे और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो जनाब मुराद राज साहब के हवाले से है, और ये मुराद राज साहब ने जनाब आज ट्वीट किया। ये ट्वीट जनाब इसमें फरमाते हैं, वार्निंग फॉर टर्की, do not give any kind of support to this imported government in Pakistan, they will ruin your investment and you will lose everything, just monitor the last 30 days, all your questions will be answered। ये मुराद राज साहब फरमा रहे हैं। अब ये बिल्कुल वही हरकत है जो इमरान खान साहब ने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर 2014 के अंदर की थी कि जनाब इनको लोन मत देना, इनको लोन दोगे तो वापस नहीं किए जाएंगे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करना, बैरून मुल्क मुकीम जितने पाकिस्तानी हैं वो अपने पैसे यहाँ पे ना भिजवाएं, हुंडी के जरिए भिजवाना, बैंकिंग चैनल के थ्रू ना भिजवाना। आपके इस किस्म के नारों की वजह से नुकसान और किसी का नहीं होता, सिर्फ इस मुल्क का होता है, ठीक है। और जहाँ तक आप लोग इतने बड़े फन्ने खान बनते हैं ना, आपकी इतला के लिए आपको पता है कि इस वक्त एक टर्किश कंपनी ने शहबाज गिल के ऊपर केस किया हुआ है तौहीन का, ठीक है। उन्होंने उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस उनके ऊपर किया हुआ है, वो भी एक टर्किश कंपनी थी। तो आप यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहे हैं कि जनाब टर्की को जी वो इन्वेस्टमेंट्स ना करे। आपकी जो भी टर्की की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इस मुल्क के लिए हैं, वो कोई शरीफ खानदान के साथ पार्टनरशिप में नहीं हो रही, वो यहाँ की है, इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर होगी यहाँ पे तो इस मुल्क का फ़ायदा होगा, हमें बाहर से फॉरेन करेंसी अगर आएगी यहाँ पे हमारा फ़ायदा होगा उससे। लेकिन मुराद राज साहब जैसे लोग जो है ना वो ये ज़हनियत रखते हैं कि बस अगर इमरान खान है तो सब कुछ है, इमरान खान नहीं है तो इस मुल्क का निज़ाम बंद कर देना चाहिए, पैसा आना बंद हो जाना चाहिए। और मुझे हैरानगी होती है। और दूसरी बात ये कि ये टर्की के बारे में आप ये फरमा रहे हैं, मैंने जब शहबाज शरीफ साहब ये टर्की जा रहे थे और वो सारे अखबारों के अंदर जो इश्तिहार आए थे, मैंने सख्त तनकीद की थी उस बात के ऊपर कि ये आपको ढोल ढमक्का बजाने की क्या ज़रूरत है, क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन माजरत के साथ जो वहाँ पे उनको वेलकम मिला है शहबाज शरीफ साहब को, वो भी देखने से लायक है कि टर्की ने बड़ा ज़बरदस्त वेलकम उनको दिया वहाँ पे। खुशी आपको इस बात की होनी चाहिए कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म है यार, वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, दूसरे मुल्क में जा रहा है, हमारा वज़ीर आज़म है। वहाँ से तो ये PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी इसको निकालें, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ज़हर लगता है, बुरा लगता है यार, है तो मुल्क का वज़ीर आज़म, चाहे आप ना माने, आप अगले 100 साल ना माने, आपके नाम मानने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और यही तैयब उर्दवान जो है वो ज़हन में रखिएगा, इसके किसी बच्चे की शादी थी तो उसके निकाह नामे के ऊपर नवाज शरीफ के साइन है, वो इतने क्लोज हैं आपस में वो। लेकिन जाहिर बात है कि क्या किया होगा, मुराद राज साहब ने ट्वीट की होगी, ट्वीट करके इसका स्क्रीनशॉट बैठ के इमरान खान साहब को भेज दिया होगा, जरा थपकीते दो मैंने उधर, ये नहीं देखना कि इसका कुछ सर पैर बनता है कि नहीं बनता। एक और, ये सिर्फ कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, एक और भी साहब हैं, ये ज़रा उनकी ट्वीट भी देख लीजिए। ये भी एक और हीरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, फयाजुल हसन चौहान। ज़रा ये अल्फाज पढ़िएगा, शहबाज शरीफ के नीचे तस्वीर लगी हुई है। जब तवाइफ के कोठे पर छापा पड़ता है तो वो पारसाई साबित करने के लिए मुंह पर चादर ओढ़ लेती है। बिल्कुल इसी तरह जब इजराइल से ताल्लुकात बनाने की साजिश पर छापा पड़ गया तो साहब बहादुर फ़लस्तीन का झंडा ओढ़कर पारसाई का यकीन दिला रहे हैं। ये फयाजुल हसन चौहान साहब।
अब जरा ट्वीट का टेक्स्ट पढ़ें जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, जब तवाइफ के कोठे पर। ये इनकी सोच है। आपने चूंकि तनकीद करनी थी शहबाज शरीफ पे, अब उसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो चलें ये लफ्ज ये मसाला इसके अंदर बीच में डालेंगे ना तो फिर बात बनेगी। ये है वो सोच, ये है वो गंदी सोच जो बेसिकली आपने परवान चढ़ाई है। शहबाज गिल हो गए, फयाजुल हसन चौहान हो गए, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करो ताकि यंगस्टर कहे आ मुंह तोड़ता ही, आ मुंह पे तमाचा दे मारा, आ कमाल कर दिया, इसके दांत तोड़ के रख दिया, दांत तोड़ के जनाब लहू लुहान करके रख दिया। और हमारा यूथ बड़ा खुश हो रहा होता है, हा छा गया भी छा गया, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान ने तवाइफ के कोठे का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। बहुत आला, बहुत बड़ा जबरदस्त। फयाजुल हसन चौहान साहब को अगर थोड़ी सी अकल होती ना तो उनको इस बात का पता होता। ये जो शहबाज शरीफ की तस्वीर आपने नीचे लगाई है ना, जरा गौर से देखें। चौहान साहब खुद तो कभी कौमी असेंबली में गए नहीं होंगे ना, जारी बात है, एमएनए तो नहीं हुए, एमपी हुए। अगर गौर से देखें तो ये तब की तस्वीर है जब शहबाज शरीफ जो था ना वो अपोजिशन के लीडर था, और ये अपोजिशन बेंचेस से वहां से होते हुए आ रहा है। आप देखें वो अपने लेफ्ट साइड से टर्न करके आ रहा है। कौमी असेंबली के अंदर जो गवर्नमेंट के बेंचेस होते हैं वो दूसरी साइड के ऊपर होते हैं। ये तब की तस्वीर है। और आप फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का दिन मना रहे थे जिस दिन उन्होंने ये स्कार्फ पहना था। ये अब का स्कार्फ नहीं है, लेकिन इन्होंने इस बात को उसके साथ जोड़ दिया कि जी वो अहमद कुरैशी जो है वो इजराइल गया था तो उसको उस चीज़ को कवर करने के लिए शहबाज शरीफ ने किया। ये पुरानी तस्वीर है शहबाज शरीफ की। और दूसरी बात यह कि आप कितने बड़े चैंपियन हैं पैलेस्टाइन के कॉज के, या इजराइल से आप लोग कितनी को नफरत करते हैं। आपके दौर के अंदर ही यही अहमद कुरैशी, यही मुबशर लुकमान, यही कामरान खान इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो थे ना उस वक्त प्रमोट कर रहे थे। क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? क्या एक्शन लिया इन तीनों के खिलाफ आपने कि भाई आप ये किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं जो स्टेट पॉलिसी नहीं है हमारी? कुछ किया आपने? कुछ भी नहीं किया आपने। अब इस हुकूमत में उस अहमद कुरैशी को पीटीवी से फायर किया गया, जो कि मैं अभी भी समझता हूं काफी नहीं है। मैं अभी भी समझता हूं कि यह काफी नहीं है। लेकिन ये जबान, ये अल्फाज जो फयाजुल हसन चौहान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि हमारी यंग जनरेशन ऐसे लोगों से दूर रहे जो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हो। क्योंकि आप क्या सिखा रहे हैं आप इनको? कल को एक हमारा नौजवान किसी बात से किसी से इख्तिलाफ करेगा, यह जबान इस्तेमाल करेगा? कभी भी नहीं। लेकिन क्या करें, ये जहर इतना डाल दिया गया, क्योंकि इस किस्म की चीजें जो है ये इनके जो लौंडे लपाड़े अक्सर जो ट्विटर के ऊपर बैठे होते हैं और इधर होते हैं, वो इस जबान को फिर प्रमोट करते हैं। हा क्या बात है, चौहान साहब छा गए आप। तो चौहान साहब ने जब बंदा निकालना था बैठ के 25 तारीख को, तो 10 बंदे आसपास खड़े हुए थे। उसके ऊपर कोई बात करेंगे? अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।